Dear students, Assalamu alaikum. Today is 18 July 2020, Saturday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the solved exercises of past continuous tense and verb MCQs from summer vacation homework. As well as we will complete remaining activities from work pages of unit number 12. My lecture is for 9th P1 and 1 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the translation and objective part of unit number 12. 3 days to see, देखने के लिए 3 दिन. As we read, it is the story of a person who has a wish to get eyesight to see this world even for 3 days only. Helen Keller, writer of the story, after an illness, was left blind and deaf at the age of 19 months. Helen Keller, a remarkable woman, has masterfully portrayed the feelings of the deprived people. According to her, we must always remain mindful of the blessings of Almighty Allah. I hope students you have prepared MCQs and previous work pages very well. So let's move to the next work pages. For the work pages, first of all, open your textbook at page number 129. जैसे कि स्टूडेंट्स पेज नंबर 127, 128 और 129 की कुछ एक्टिविटीज़ हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में. तो पेज नंबर 129 की जो लास्ट एक्टिविटी है ग्रामर से रिलेटेड, कंडीशनल टाइप 2, इमेजिनरी कंडीशन, इसको हमने समझना है. ठीक है, पेज नंबर 129 खोल लें और लेड पेंसिल से आपने बेटा जो है वो टिक और क्रॉस एक्टिविटीज़ को करते जाना है. आपको पता है कि जो एक्टिविटीज़ हमारी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी हवाले से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने टिक कर लेना है, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी भी हवाले से आपके पेपर में नहीं आती हैं उनको हम क्रॉस कर देते हैं ताकि आपको पेपर की तैयारी करते हुए पता हो, प्रिसाइज़ हो आप कि इन एक्टिविटीज़ को आपने प्रिपेयर करना है और इन एक्टिविटीज़ को आपने प्रिपेयर नहीं करना. ठीक है, तो ग्रामर की एक्टिविटी है कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में हमने पहले भी बात की थी. कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि शर्तिया जुमले उर्दू में कहलाते हैं, यानी 2 उसमें पार्ट्स होते हैं. सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं. एक कंडीशन अगर फुलफ़िल होती है तो दूसरी कंडीशन फुलफ़िल होगी, यानी कि डिपेंडेंट होते हैं वो दोनों एक दूसरे पे. ठीक हो गया. तो इसमें जो है वो 3 टाइप्स हैं, वैसे 4 हैं. ज़ीरो कंडीशनल भी हम उसे कहते हैं, लेकिन नॉर्मली हम यूँ ही कहते हैं कि 3 टाइप्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं. ठीक है, उसमें तीनों टाइप्स में मैंने आपको स्ट्रक्चर जो है वो वाज़े तौर पे बता दिया था कि अगर आपका एक पार्ट जो है इसमें इफ़ का इस्तेमाल होता है जिससे हम इसे पहचानते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंस है. अगर एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हो रहा है तो अगले पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा. ये कंडीशनल टाइप 1 है. कंडीशनल टाइप 2 में जो है वो अगर एक में आपका फर्स्ट पार्ट में या सेकंड किसी भी एक पार्ट में आपका जो है वो पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल हो रहा है तो अगले में वुड, शुड, कुड का इस्तेमाल होगा, मॉडल वर्ब जो हैं. और इसी तरह से अगर आपका एक में पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड वाली फॉर्म है तो अगले में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव का इस्तेमाल होगा. ये सिंपल सा वे है इसको याद रखने का. ठीक है, कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस आपके जो है वो ग्रामर एमसीक्यूज़ में 2 से 3 तरीके से आ जाते हैं, यानी कि जो है वो एक में एक पार्ट में ब्लैंक हो और अगले में जो है वो ऑप्शंस दिया हो. इसी तरह से दूसरे पार्ट में ब्लैंक हो और पिछले की फॉर्म आपको दिखाई गई हो, या दोनों में ब्लैंक हो, बताया गया हो कि ये बताएं कौन सा कंडीशनल सेंटेंस होगा, और पेयर की फॉर्म में आपको ऑप्शंस दिए जाएं. ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, लेकिन जब आपने इनके सेंटेंसेस, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रॉपरली याद किए होंगे तो आपको किसी भी हवाले से प्रॉब्लम नहीं होगी. कंडीशनल्स टाइप 2, इमेजिनरी कंडीशन जिसे हम कहते हैं. कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग विच वी डू नॉट एक्सपेक्ट और हैपन और विच इज़ प्योरली इमेजिनेटिव, यानी कि ये वो कंडीशन है जब कोई भी चीज़ सिर्फ तसव्वुराती है, वो एक्चुअली हैपन नहीं हो सकती, वो पज़ीर नहीं हो सकती. ठीक है, जैसे कि उसने कहा था कि इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी आई वुड सेट अप अ कोर्स कार्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़. ये सिर्फ इमेजिनरी बात उसने की है, इसमें किसी किस्म की कोई भी हकीकत शामिल नहीं है. इसमें आप देख रहे हैं कि एक में वर का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनेट है और दूसरे में वुड का इस्तेमाल जो है वो मॉडल वर्ब की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है. ठीक हो गया.
उसके बाद आ जाए बेटा पेज नंबर 130 पे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज़ हैं, ग्रामर एमसीक्यूज़ लिख सकते हैं आप यहाँ एज ग्रामर एमसीक्यूज़। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको मैंने प्री 9th में ख़ास तौर पे जो क्लास है जो है वो P1 आपकी डिटेल वे में उन्होंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। N1 के लिए भी ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी कि साख्त के हवाले से कंडीशन अगर इसकी काइंड्स देखी जाएँ तो कितनी हैं, 3। ठीक है, स्ट्रक्चर और पर्पस 2 हवालों से इसकी काइंड्स होती हैं सेंटेंसेस की। यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर के मुताबिक कितनी काइंड्स हैं, 3, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस कौन से हैं, वो सादा फ़िक्रे जो कि एक ही सेंटेंस पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, और ऑल मेन क्लॉजेज कैन स्टैंड एज सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि जो दूसरे पे किसी पे डिपेंड नहीं करते बल्कि अपना पूरा मीनिंग बरकरार रखते हैं। पूरा एक सेंटेंस जो है वो अपना पूरा मीनिंग रखता है। इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं लाइक मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, यानी इस सेंटेंस में हमें पूरा मतलब दिया गया है, पूरी बात जो है वो समझाई गई है। ठीक है, किसी और सेंटेंस की इसके साथ अब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन द अबव एग्जाम्पल्स द मेन क्लॉज स्टैंड एज कंप्लीट सिंपल सेंटेंसेस इवन विदाउट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि मुरक्कब है, 2 चीज़ों का मजमुआ होती है। कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 और मोर मेन क्लॉजेज, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेन क्लॉजेज होंगी। मेन क्लॉजेज यानी कि जो कंप्लीट मीनिंग अपना रखें लेकिन फिर भी एक दूसरे से ज्वाइन की गई हों कंजंक्शन के ज़रिए। लाइक नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क। ठीक है, इसमें अगर हम इन दोनों को अलग-अलग कर भी दें तो ये दोनों अपना अपना मीनिंग बरकरार रखती हैं। लाइक ही इज़ रिच, वो अमीर है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। बट निकाल भी दें तो दोनों सेंटेंसेस को अलग-अलग करने से इनका अपना मीनिंग बरकरार रहता है। इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें जो है वो मेन क्लॉज हो और उसके साथ साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, वो जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही हो, यानी मेन क्लॉज पे डिपेंड करे, यानी अपना मीनिंग पूरा बरकरार वो ना रखे, उसको अपना मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत हो। एग्जाम्पल देखें, इट इज़ सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर वट वी हैव अंटिल वी लूज़ इट। अब फॉर वट वी हैव अंटिल वी लूज़ इट, इसका मीनिंग तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि मेन क्लॉज के साथ ना जुड़ जाए। ठीक है, तो इस तरह से कोई ऐसी जो है वो क्लॉजेस जो कि दूसरे पे डिपेंड करें, दूसरे के साथ जुड़ के अपना मीनिंग पूरा दें हमें, उनको हम जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी मातहत क्लॉज उर्दू में हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जो है वो अपना मीनिंग दूसरे के साथ मिलके ही पूरा देगी। ये कहलाते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। समझ आ गई? इनमें क्लियर डिफरेंस है कि एक वो सेंटेंस ऑफ जो है वो की टाइप जो कि अपना मीनिंग पूरा हमें समझाए, पूरी बात हमें समझाए, वो सेंटेंस। कंपाउंड 2 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल कंजंक्शन के ज़रिए जो कि जुड़ा हो, लेकिन अगर उनको अलग-अलग भी कर दें तो उन पे कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े, बल्कि वो दोनों अपना मीनिंग बरकरार रखें। और कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि 2 सेंटेंसेस जुड़े हुए हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक मेन क्लॉज होगा और बाकी उस पर डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स। आपको कहा गया है कि कंडीशनल जो दिए गए हैं उनको कंप्लीट करें। वैसे ये आपके पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसको हम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं सेंटेंसेस को, ताकि आपको जो है वो इनकी प्रॉपर्ली समझ आ जाए। इफ़ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, अब यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनेट है तो वुड शुड कुड का इस्तेमाल होगा। इसमें हम लिखेंगे कि आई वुड हैव मेड एजुकेशन फ्री। सॉरी, हैव नहीं आएगा इसमें, आई वुड मेड एजुकेशन फ्री, सिंपल इतना ही लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड है टाइप। इफ़ यू हैड अ डिग्री, हैड आ गया तो वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव में से कोई आएगा। ब्लैंक में लिखेंगे यू वुड हैव गेट अ जॉब, यू वुड हैव गेट अ जॉब। थर्ड में लिखेंगे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड। फिर है इफ़ ही स्टॉप्ड मेकिंग, he would enjoy a good health. You could win the match
इफ़ वी वर्कड हार्ड, इसमें आप खुद से भी वैसे लिख सकते हैं। ये एक्टिविटी वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो पेज नंबर 130 पे हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ी हैं, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इसको समझ लेना है। उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 131 पे। बी एक्टिविटी है मेक 3 कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस, इसको क्रॉस कर दें। फिर है सी मैच द हाफ्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। ठीक है, आपको जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो 2 हाफ्स में दिए हुए हैं, यानी 2 हिस्से करके आपने उनको मैच करना है, उसकी सेंस समझते हुए और उनकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझते हुए। दोनों कॉलम्स को पहले ध्यान से पढ़ लें, फिर उसके बाद आपने इनको मैच कर लेना है। इफ़ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम दैट वेल यू वुड नॉट हैव फॉलन इन। ठीक है, तुम उसमें ना गिरते। इफ़ यू ईट स्वीट्स ऑल द टाइम योर टीथ वुड गो बैड, तो तुम्हारे दांत खराब हो जाते। उसके बाद है इफ़ यू डोंट यूज़ अ मॉस्क्वाइटो नेट यू मे कैच मलेरिया, तो तुम्हें मलेरिया हो सकता है। इफ़ यू डोंट कीप फूड इन द फ्रिज, अगर तुम खाना फ्रिज में नहीं रखोगे, इट विल गो बैड इन हॉट वेदर। ठीक है, तो ये गर्म मौसम में ख़राब हो जाएगा। इफ़ यू साइकिल विथ थिंग्स इन योर हैंड यू मे फॉल ऑफ, अगर तुम हाथ में चीज़ें पकड़े साइकिल चलाओगे तो शायद तुम गिर जाते। इफ़ यू वेव द स्टिक इन द एयर, इसके लिए यू माइट हिट समबॉडीज़ हेड, अगर तुम छड़ी हवा में लहराते हो तो तुम किसी के सर पे ज़रब लगा दोगे। ठीक है, ये आपने एक्टिविटी कंप्लीट कर लेनी है। ये भी आपके जो है वो ग्रामर MCQs में आ सकती है। ग्रामर ऑप्शंस जो हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर लें। पिक आउट सिंपल कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, ये आप प्रैक्टिस के लिए वैसे कर सकते हैं, पेपर में ये इस हवाले से नहीं आती। डी एक्टिविटी क्रॉस कर सकते हैं आप। पेज नंबर 131 पे ई एक्टिविटी है आइडेंटिफाई एंड राइट द सिंपल कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन द गिवन कॉलम। हमने अभी पढ़ी हैं सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इनको आपने पहचानना है और सामने दी गई खाली जगह पे आपने इनको लिखना है। सिंपल होगा तो सिंपल लिखेंगे, कंपाउंड होगा कंपाउंड लिखेंगे, कम्प्लेक्स होगा तो कम्प्लेक्स लिखेंगे। ठीक है, ही केम टू सी मी बट आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम। ठीक है, ये क्या है आपका कंपाउंड सेंटेंस है, कंजंक्शन के इस्तेमाल के साथ 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन किया हुआ है। शी रोट एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, ये देखें ये एक ही सेंटेंस है, इसमें 2 हिस्से नहीं हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, सिंपल। वी शैल डाई वन डे और द अदर डे फॉर वी आर इमोर्टल, ये आपका जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये 2 पार्ट्स हैं, लेकिन इनमें से जो और द अदर फॉर वी आर मोर्टल, ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि पहले वाली की सेंस क्लियर ना हो। तो ये तीसरा क्या हुआ, कम्प्लेक्स। दे फिनिश द वर्क इन टाइम, ये आपको देखें एक पार्ट नज़र आ रहा है, इसके साथ कोई दूसरा पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल। माई मदर ऑलवेज प्रेज फॉर माई सक्सेस, ठीक है, ये भी आपका एक पार्ट है सेंटेंस, इसमें 2 पार्ट नहीं है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये भी सिंपल है, इसमें भी ये एक पार्ट पे ही कंसिस्ट करता है। आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर, बट कंजंक्शन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, आई कॉल्ड हिम और ही गेव मी नो आंसर, ये 2 अलग-अलग सेंटेंसेस हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हुए। अ गेस्ट हु स्टेज अ लॉन्ग टाइम इज़ नॉट वेलकम्ड। ठीक है, अ गेस्ट एक सेंटेंस, हु स्टेज अ लॉन्ग टाइम इज़ नॉट वेलकम्ड ये दूसरा सेंटेंस, लेकिन अ गेस्ट तब तक सेंस क्लियर नहीं करेगा जब तक इसके साथ पहले वाला सेंटेंस दूसरा हु वाला सेंटेंस ना जोड़ें। ठीक है, और इसी तरह हु वाला सेंटेंस तब तक सेंस क्लियर नहीं करेगा जब तक कि अ गेस्ट इसके साथ हम ना जोड़ें। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, कम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर है आई सून रिटर्न होम बिकॉज आई वॉज अपसेट, इसमें भी आपको बिकॉज कंजंक्शन नज़र आ रहा है और 2 सेंटेंसेस हैं, आई सून रिटर्न होम और आई वॉज अपसेट, लेकिन ये दोनों ही अपना अपना मीनिंग अलहदा भी बरकरार रखते हैं, इसलिए ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक हो गया, ये आपने सामने वाले कॉलम में लिख लेना है लेक्चर को सुनते हुए साथ साथ। फिर है आइडेंटिफाई हाइफन्स एंड डैशेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हाइफन्स और डैशेस होती हैं, ये जो आपको एक छोटी सी लाइन नज़र आती है किसी भी सेंटेंस में लिखी हुई, इसको हाइफन बोलते हैं और डैश बोलते हैं। ठीक है, इनमें हाइफन और डैशेस 2 डिफरेंट चीज़ें हैं बिल्कुल। ये बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई करना, इसको पहचानना। जो हाइफन होता है वो 2 लफ्ज़ों को आपस में, जब हमने 2 एक जैसे वर्ड्स हैं उनको आपस में मिला के एक ही बोलना, लाइक
30 और 5 दो अलग-अलग लफ्ज़ हैं, लेकिन हमने इनको 35 बोला एक लफ्ज़ सिंगुलर के तौर पे, तो इसमें हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। डैश हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब हमने कोई भी बात की है, अब उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है मज़ीद, उसको लफ्ज़ को या उस सेंटेंस को आगे मज़ीद बयान करना है, तो वहाँ पे हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बहुत क्लियर डिफरेंस है इन दोनों में। तो पहला है द इंजर्ड वुमेन इज़ 35 ईयर्स ओल्ड। इसमें 35 ये दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, कंपाउंड बनाने के लिए, कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए। हालांकि ये दोनों अपना अपना अलग-अलग मतलब रखते हैं, 30 का अलग है, 5 का अलग है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिले तो एक अलग लफ्ज़ इन्होंने बना लिया, 35। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइफन। और यू आर द फ्रेंड, द ओनली फ्रेंड हु ऑफर टू हेल्प मी। यू आर द फ्रेंड, तुम दोस्त हो, द ओनली फ्रेंड हु ऑफर टू हेल्प मी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बात को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है, फ्रेंड को मज़ीद डिस्क्राइब किया गया है, इसको हम कहते हैं डैश।